हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 4 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है। आकृति में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए कि। सिद्ध करने के लिए हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं और बोला गया है जो ABCD एक चतुर्भुज है। ये हमारा कैसा चतुर्भुज है? एक हमारा ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इसमें एक बिंदु P है, इसके अंदर एक बिंदु P है, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न का ये मतलब था जो हमने आपको समझाया। अब जो दिया गया है उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे जो हमारे पास में ABCD चतुर्भुज है वह कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। यहाँ लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब जो सिद्ध करना है उसे भी लिखेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना, सिद्ध करना। और इस हेडिंग के अंदर इन दोनों पॉइंटों को नोट कर लेंगे जिन्हें हमें सिद्ध करना है। फर्स्ट पॉइंट में हमें सिद्ध करना है एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, APB प्लस एरिया PCD बराबर 1/2 एरिया ABCD। ये हमें पहले पॉइंट में सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट है हमारा एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर एरिया APB प्लस एरिया PCD, ठीक है। जो हमें दिया गया था हमने उसे भी लिख लिया, और जो हमें सिद्ध करना था हमने उसे भी लिख लिया, ठीक है। अब इन पॉइंटों को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं रचना, और देखिएगा हमें रचना क्या करनी पड़ेगी। हमें हमारे पास में ABCD एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज है। तो हमें AB और CD ये दो रेखाएं हमारी क्या होंगी? ये दोनों समांतर होंगी, ठीक है। इन दोनों रेखाओं में से किसी एक रेखा के समांतर हमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी बिंदु P से होकर। तो जैसे कि पहले हम खींच देते हैं, इस प्रकार से बिंदु P से होकर हम एक रेखाखंड खींच देते हैं, और इससे मान लेते हैं कि ये रेखाखंड EF है, ठीक है, EF। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किसी एक रेखा एक भुजा के समांतर इसे मान लेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे कि इसे जो ये EF है इसे CD के समांतर खींचा गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे जो हमारा EF रेखाखंड है वो हमने समांतर खींचा है किसके? CD के। किसी भी रेखाखंड के समांतर इसे खींच सकते हैं, ठीक है, खींचा। तो बाद में हम लोग क्या करेंगे, बाद में एक और रेखाखंड ऐसा P से होकर खींचेंगे इस प्रकार से। अभी इस प्रकार से खींचा, अभी एक इस प्रकार से बाद में खींचेंगे, तो इसे हम M और N मान लेंगे। तो जो MN रेखाखंड होगा यहाँ पर हम इन दो भुजाओं के समांतर के नहीं, मतलब दो भुजाएं ना हमारे पास में, किसी एक भुजा के समांतर मान लेंगे, जैसे कि हमने इसे इसके समांतर माना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे तथा जो हमने MN रेखाखंड है उसे बाद में खींच लेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ी डाउट हो जाएगा। तो अभी हम लिख देते हैं MN जो हमने खींचा है वो हम AB के समांतर खींच लेंगे, AB समांतर खींचा, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति और सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। उपपत्ति। अब देखिएगा जब हमने EF रेखाखंड खींचा तो ये पूरा चतुर्भुज ABCD दो चतुर्भुजों में बट गया। एक तो देखिएगा ABFE ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला EFCD, ठीक है। तो हम EFCD त्रिभुज की चतुर्भुज की बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज EFCD में, EFCD में। अब इस चतुर्भुज में हमें क्या पता है, ठीक है, देखिए क्या पता है। हमें पता है कि ABCD एक चतुर्भुज वो समांतर चतुर्भुज है, और हमने क्या किया है, अभी जो हमने EF है उसे CD के समांतर खींचा, अभी हमने रचना में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी को नोट कर लेंगे। इस चतुर्भुज में जो हमें पता है
ई एफ भुजा सी डी के समांतर है, यानी कि ये दोनों भुजाएं हमारी ई एफ और सी डी समांतर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ई एफ समांतर सी डी। और क्या है पता, तथा देखिएगा ये हमारी ए बी और बी सी ये हमारी दोनों समांतर रेखा हैं। क्यों समांतर रेखा है? क्योंकि हमारा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इनकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो हमारी ए डी जो होगी वो हमारी बी सी के समांतर होगी, ठीक है, होगी ना। तो इनका आधा पार्ट या फिर कह लें छोटा सा पार्ट ले लें ई डी, ए डी का छोटा पार्ट ई डी, और इसी प्रकार से बी सी का छोटा पार्ट हम एफ सी ले लें, तो ये दोनों भी तो हमारे समांतर पार्ट होंगे, ठीक है। जब ये पूरी पूरी हमारी भुजाएं समांतर थी तो इनके छोटे छोटे पार्ट भी तो समांतर होंगे, तो हम कह सकते हैं जो हमारा ई डी है वह समांतर होगा एफ सी के, तथा यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा ई डी है वो समांतर होगा एफ सी के। अब देखिएगा हम इस चतुर्भुज की बात कर रहे थे ई एफ सी डी। इस चतुर्भुज में क्या है, हमारी ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, यहाँ पर हमने दिखा दिया है, ठीक है। यानी कि सम्मुख भुजाएं हमारी इस चतुर्भुज में समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं जो ये हमारा चतुर्भुज है ई एफ सी डी, ये कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। चूंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसलिए, चूंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर है, इसलिए जो हमारा ई एफ सी डी चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज लिख देंगे, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा, अब हम लिखेंगे इसी प्रकार जो हमारा ऊपर चतुर्भुज बन रहा है ई एफ बी ए, ये भी क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। कैसे होगा? जैसे हमने इसे सिद्ध किया है वैसे ही हम इसे भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सिद्ध नहीं करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार ई एफ बी ए भी क्या होगा? हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा। ई एफ बी ए भी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हमने सिद्ध कर दिया कि जो ये दोनों हमारे चतुर्भुज हैं ये कैसे चतुर्भुज हैं? समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। अब देखिएगा इस नीचे वाले चतुर्भुज में, नीचे वाली चतुर्भुज में हम क्या देखते हैं? जो नीचे वाली आकृति है, ये पूरी आकृति दो पार्ट में बट गई थी ना जब हमने ई एफ को खींचा। एक तो ऊपर आकृति बन रही थी, एक नीचे बन रही थी। नीचे हमने जो चतुर्भुज बन रहा था उसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, इसी प्रकार ऊपर वाली चतुर्भुज को भी हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब नीचे की आकृति में जो है एक त्रिभुज भी बन रहा है पी सी डी, एक त्रिभुज बन रहा है पी सी डी, और इसी प्रकार से ऊपर भी एक त्रिभुज बन रहा है ए पी बी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा नीचे है ना, नीचे एक तो चतुर्भुज बन रहा है ई एफ सी डी और एक त्रिभुज बन रहा है पी सी डी, ठीक है। तो और देखिएगा ये चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों के शीर्ष जो है सी और डी एक भुजा पे है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा चतुर्भुज ई एफ सी डी है और त्रिभुज पी सी डी है ये हमारे एक आधार सी डी पर स्थित हैं। और ऊपर देखते हैं तो ऊपर भी इनके शीर्ष त्रिभुज और चतुर्भुज के शीर्ष एक भुजा पे स्थित हैं। इस वाली भुजा पे ये त्रिभुज का शीर्ष है, ये दोनों चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक समांतर रेखा में है, ठीक है। क्या हमने कहा है एक बार और सुनिएगा। यहाँ पर देखिएगा इस भुजा पे ये हमारे चतुर्भुज के शीर्ष हैं सी ओ डी, और ये त्रिभुज के भी शीर्ष हैं, चूंकि इन शीर्षों से मिलकर त्रिभुज भी बन रहा है और इन शीर्षों से मिलकर हमारा चतुर्भुज भी बन रहा है। तो त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों के शीर्ष हमारे इस भुजा पे हैं, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज एक आधार पे स्थित हैं, ठीक है। ऊपर देखते हैं तो ऊपर भी त्रिभुज और चतुर्भुज के शीर्ष एक भुजा पे स्थित है, तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज और चतुर्भुज एक समांतर रेखा के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यही चीज़ लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ई एफ सी डी तथा त्रिभुज, त्रिभुज क्या है पी सी डी, पी सी डी एक ही आधार, एक ही आधार, आधार का नाम क्या है सी डी, सी डी पर स्थित हैं तथा एक ही समांतर रेखा,
समांतर रेखा क्या है, ई एफ और सी डी, एक ही समांतर रेखा ई एफ व सी डी के मध्य स्थित हैं, सी डी के मध्य स्थित हैं। और हम जानते हैं जब एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, चूंकि इसे हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है ना, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में है। और हमने पढ़ा है यदि हमारा त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार समांतर रेखा के बीच में है तो जो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए जो हमारा त्रिभुज पी सी डी है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए ए आर लगा दिया एरिया, पी सी डी का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा किसके क्षेत्रफल का, ई, यहाँ पर आधा, आधे के लिए हम 1/2 लगा देते हैं, आधा हो जाएगा ई एफ सी डी के क्षेत्रफल का। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे, इसी प्रकार जो हमारा ऊपर एक त्रिभुज ए पी बी बन रहा है और समांतर चतुर्भुज ई एफ बी ए, ये त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखाओं ई एफ और ए बी के मध्य, तो हम इसमें भी कह सकते हैं जो हमारा ई ए पी बी का क्षेत्रफल होगा वो इस समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं हमारे त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा चतुर्भुज ई एफ बी ए के क्षेत्रफल का। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड, और समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो देखिएगा इन दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी, यानी कि ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे, बराबर के इस तरफ के पार्ट दोनों के जुड़ जाएंगे, इन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। दोनों समीकरणों की क्या लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी, तो जोड़ते हैं। तो ए आर प्लस ए आर पी सी डी प्लस ए आर ए पी बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बराबर लगा देंगे, बराबर। अब इनकी राइट हैंड साइड जुड़ जाएगी, तो राइट हैंड साइड पहले समीकरण की है 1/2 एरिया ई एफ सी डी और प्लस हो जाएगा 1/2 एरिया, 1/2 एरिया ई एफ बी ए, ई एफ बी ए। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिएगा एरिया पी सी डी प्लस एरिया ए पी बी, ये ज्यों का त्यों रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1/2 दोनों में मिल रहा है तो 1/2 दोनों से हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, एरिया ई एफ सी डी, ई एफ सी डी प्लस यहाँ क्या बचेगा, एरिया ई एफ बी ए। ये देखिएगा, इसे हम पुनः नोट कर लेंगे ज्यों का त्यों, एरिया पी सी डी प्लस एरिया ए पी बी और बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ई एफ सी डी और प्लस हो रहा है ई एफ बी ए, तो ध्यान से देखिएगा आकृति में ई एफ सी डी कहाँ पे है, ई एफ सी डी ये वाला चतुर्भुज, ई एफ सी डी ये वाला चतुर्भुज, नीचे वाला चतुर्भुज, और ई एफ बी ए, ई एफ बी ए ऊपर वाला चतुर्भुज। ये दोनों चतुर्भुज जुड़ करके पूरा चतुर्भुज ए बी सी डी ना बना लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी डी। इन दोनों को जोड़ करके हमने क्या लिख दिया, ए बी सी डी। और देखिएगा यही तो हमें पहले पॉइंट में सिद्ध करना था। ठीक है, देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था, ए पी बी प्लस पी सी डी, ए पी बी प्लस पी सी डी का क्षेत्रफल आधा होता है ए बी सी डी के क्षेत्रफल का, ए बी सी डी के क्षेत्रफल का। तो ये हमारा पहला पॉइंट सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट डाल लेंगे उत्पत्ति के बाद में, और यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, ये हमारा पहला पॉइंट सिद्ध हो जाता है। चलिए अब दूसरे पॉइंट को भी सिद्ध कर लेते हैं। तो जो पॉइंट अभी हमने सिद्ध किया है इसे क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 2 तक तो हम मान चुके थे, अब मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, और अब हम दूसरे पॉइंट को सिद्ध करेंगे, तो हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पर डाल लिया। अब देखिएगा, अब हम एम और एन को मिला देंगे, अब हम एम और एन को मिला देंगे, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था।
एम और एन को इस प्रकार से मिला दिया, एम और एन को, ये हमारी एम एन रेखा हो गई, एम एन रेखाखंड हो गया। ठीक है, ये रेखाखंड जो है इस आकृति को दो भागों में बांट रहा है, एक तो ये है भाग, एक ये है, यानी कि हमारी पूरी चतुर्भुज के दो चतुर्भुज बन रहे हैं। अब हमें ई एफ को ध्यान में नहीं रखना है, ई एफ को हमें पहले पॉइंट को सिद्ध करने के लिए ध्यान में रखना है, तो हमने पहला पॉइंट सिद्ध कर दिया है। अब एम एन को ध्यान में रखना है, तो ये जो एम एन है ये पूरे चतुर्भुज को दो चतुर्भुजों में बांट रहा है, एक तो ए एम एन डी और एक है हमारा चतुर्भुज एम बी सी एन, कुछ भी कह लें, ठीक है, नाम में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिएगा, जैसे हमने इन दोनों चतुर्भुजों को हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था, वैसे ही हम इन दोनों को भी कह सकते हैं, ये दोनों क्या होंगे, हमारे समांतर चतुर्भुज होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए एम एन डी तथा एम बी सी एन दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, जब ये दोनों हमारे समांतर चतुर्भुज हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस तरफ हमारा चतुर्भुज ए एम एन डी है, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज भी बन रहा है ए पी डी, एक त्रिभुज बन रहा है ए पी डी, और इस तरफ भी एक त्रिभुज बन रहा है क्या, पी बी सी, यानी कि दोनों तरफ हमारे दो त्रिभुज एक त्रिभुज बन रहे हैं और एक एक हमारे चतुर्भुज भी बन रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो इस तरफ की बात करेंगे, यहाँ पर ए एम एन डी एक चतुर्भुज है और ए पी डी एक त्रिभुज है, ये दोनों चतुर्भुज और त्रिभुज एक आधार पर स्थित हैं, चूंकि त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों के शीर्ष एक रेखा पर स्थित हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमने एम एन खींची है, इस रेखा पर भी इस पर भी हमारे चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों के शीर्ष हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज, जो हमारा त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज है, ये एक आधार ए डी तथा एक ही समांतर रेखा एम एन और ए डी के मध्य में है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि हमारा चतुर्भुज और त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, अभी हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारा ए पी डी होगा, इसका क्षेत्रफल ए एम एन डी के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जो हमारा त्रिभुज ए पी डी है, इसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा ए एम एन डी, यानी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ए एम एन डी। इसे क्या मान लेंगे हम, समीकरण 5 मान लेंगे। और अब क्या करेंगे, अब इस तरफ भी जो हमारा त्रिभुज पी बी सी है, इसका क्षेत्रफल भी हमारे चतुर्भुज एम बी एन सी के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे तथा क्षेत्रफल जो हमारा पी बी सी का होगा वो आधा होगा चतुर्भुज एम बी सी एन के क्षेत्रफल का, चूंकि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण 6। समीकरण 5 और 6 को हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर, और इन्हें जोड़ देंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारी राइट हैंड साइड दोनों की जुड़ जाएंगी। तो यहाँ यानी कि ए पी डी प्लस पी बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड है ये, सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की जुड़ जाएगी। तो एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी बराबर हो जाएगा, इस तरफ की भी दोनों साइडें जुड़ जाएंगी, तो दोनों में 1/2 कॉमन मिल जाएगा, 1/2 हमने बाहर कर लिया। अब देखिएगा ए एम एन डी और एम बी सी एन, ए एम एन डी और एम बी सी एन, ये दोनों चतुर्भुज जुड़ करके ये पूरा चतुर्भुज ना बना लेंगे ए बी सी डी। तो यहाँ पर हम दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी। इसे क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 7। और अब देखिएगा, हम समीकरण जो हमने 3 माना था और अभी जो हमने समीकरण 7 निकाला है, इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं वो देखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 7 से
तो देखिएगा हमारा समीकरण 7 क्या है, इसे लिखेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे एरिया ए पी डी प्लस एरिया PBC और बराबर क्या है 1/2 ABC है, ABCD है, 1/2 एरिया ABCD है। तो देखिएगा समीकरण 3 में हम 1/2 एरिया ABCD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 ABCD की जगह, चूंकि 1/2 ABCD के बराबर हम ये लिख सकते हैं समीकरण 3 से। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया PCD प्लस एरिया APB, एरिया APB। और देखिएगा यही तो हमें सेकंड पॉइंट में सिद्ध करना था। देखिए जरा सेकंड पॉइंट हमारा यही तो है, मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, ये हमारा दूसरा पॉइंट भी सिद्ध हो जाता है।